हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर केवल 1 प्रकार की? तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा का मतलब है मन में किसी का अहित न सोचना। वाचा का अर्थ है किसी को कटु वाणी का प्रयोग करके आहत न करना, और कर्मणा का अर्थ है कर्म द्वारा भी किसी का अहित न करना, यानी कि ना मन से, न वाणी से और ना ही कर्म से किसी का अहित करना ही अहिंसा के 3 प्रकार हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या फिर सत्ताधारी का शासन? तो कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत में स्वशासन, स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 53, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना या फिर देश का विभाजन। तो गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता तो थी, लेकिन वो किस अवधारणा को दोनों लोग स्वीकार करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता होने के बावजूद दोनों पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल देते थे। क्वेश्चन नंबर 54, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक रूप से 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के कुछ मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा संघीय न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने इनमें से क्या किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की या फिर अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का 1935 के अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 57, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया?
1935 के भारतीय अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलियन संविधान से। तो संघ सरकार द्वारा राज्य को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघ सरकार द्वारा राज्य को आदेश देने का विचार भारतीय संविधान ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 58, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की? 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 में। तो स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे? बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोतूरी सत्यनारायण, आर शंकर। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियां सम्मिलित थीं। उनमें भारत के विभिन्न दलों के अध्यक्ष एवं नेता शामिल थे। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे इनकी तरफ से, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की तरफ से जगजीवन राम और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 60, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, टैगोर ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो ये किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1936 में गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और मैं अपने पीछे कोई वाद नहीं छोड़ कर जाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कब चुनाव लड़ा? 1940 में, 1939 में, 1938 में या फिर 1937 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1938। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया। पुनः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 62, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को, 25 दिसंबर 1938 को, 26 जनवरी 1939 को या फिर 15 अगस्त 1939 को। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। इसी दिन यानी 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 63, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो अक्टूबर 1940 में जो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उसका प्रथम सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर JB कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक इनमें से किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, MK गांधी ने, BR अम्बेडकर ने या फिर चौधरी रहमत अली ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे
उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, बेबेल योजना के द्वारा या फिर माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो किसके द्वारा संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था? ये नहीं पूछा गया है कि किस योजना के अनुसार बनाया गया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्माती निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राइट आंसर बताना है। आपको वायसराय दिए गए हैं और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं दी गई हैं। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन सुमेलित नहीं है, एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इसलिए कोई भी राइट आंसर नहीं माना जाएगा। स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए भी सही नहीं है। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस समय भी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अतः यहाँ पर विकल्प डी भी सही रूप से सुमेलित नहीं है। यदि भारत एवं पाकिस्तान की विभाजन की बात की गई होती तो विकल्प डी यानी लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की मांग की बात की जा रही है, तो उस समय भी कौन थे वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। शिमला पैक्ट के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबेल। और 1919 अधिनियम जब पारित हुआ था उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 67, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था कब? जुलाई 1942 को, अगस्त 1942 को, अगस्त 1943 को या फिर अगस्त 1944 को। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त 1942 में। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दी थी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1922 में, 1942 में, 1935 में या फिर 1918 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942, 17 जुलाई 1943 या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंदोलन के आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 70, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली या फिर सरोजनी नायडू? तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गई ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए गुप्त केंद्र बनाया जा सके।
सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 71, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? लाहौर 1940, कराची 1933, लखनऊ 1931 और कराची 1943। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया तथा दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 72, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो कूट में से सही आंसर आप लोगों को देना है, कौन सबसे पहले हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है 7 अगस्त 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना 1929। क्वेश्चन नंबर 73 मैचिंग का है, मैच करना है आप लोगों को। पूना समझौता कब हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब आया? वर्धा प्रस्ताव कब हुआ? और बेबल योजना कब हुआ? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर सही रूप से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को और बेबल योजना 4 जून 1945 को। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन 1927, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, बेबल योजना 1944। तो कौन सा युग्म सही रूप से मैच नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेबल योजना 1944। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई जो उनके नाम बेबल योजना से जानी जाती है। बेबल योजना की घोषणा जून 1945 में की गई थी, अतः विकल्प डी यहाँ पर सही रूप से सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही रूप से सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड बेबल, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। तो कौन इसमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड बेबल 1944 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 76, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 20 अप्रैल 1945 को, 24 मार्च 1946 को, 26 मार्च 1946 को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 77, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या फिर कोच्चि? तो जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, वह स्थान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद एवं भारत छोड़ो के नारे लिखे। बाद में इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? कैबिनेट मिशन ने, क्रिप्स मिशन ने, गांधी इरविन समझौता ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने यह संस्तुति दी कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा।
क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर A.O. ह्यूम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 6 जून 1946 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सभापति जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 23 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को या फिर 26 अगस्त 1946 को? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को। कांग्रेस द्वारा वॉयसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने के पहले, कैबिनेट मिशन के आने के बाद, माउंटबेटन योजना के पेश करने के बाद? तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो भी शामिल था। कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसरण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 82, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे अंतरिम सरकार के मुखिया? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, यह बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य कई समितियों के माध्यम से किया गया। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। इसमें अनेक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए 22 समितियों का गठन किया था। और ये क्वेश्चन मूल्यांकन से बाहर इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसमें कोई भी कूट में सही आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? तो संविधान का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है संविधान सभा ने। कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई। संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और इस दौरान उसमें संशोधन किए गए। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? मंत्रिमंडल मिशन, बेबेल योजना, राजगोपालाचारी योजना या फिर शिमला सम्मेलन?
तो संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल मिशन यानी कि कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान सभा की स्थापना का वर्ष है 1946, 1947, 1948 या फिर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1946। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? द क्रिप्स मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान, द माउंटबेटन प्लान या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान निर्माती परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान निर्माती परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 20 नवंबर 1949 को, 22 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 28 नवंबर 1949 को। तो भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न में से किस वर्ष में किया गया? 1949, 1950 या 1951 या फिर 1948। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 को 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक इस दिन हुई? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 9 दिसंबर 1949 को। तो पहली बैठक संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, लिखना होगा यहाँ पर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 जून 1945, 2 अक्टूबर 1946। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को माना जाता है और इसी दिन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ?
15 अगस्त 1947 से, 26 नवंबर 1949 से, 26 जनवरी 1950 से या फिर 9 दिसंबर 1946 से। तो भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 99, स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर कब हुए? 20 जनवरी 1950, जनवरी 22 1950 को, जनवरी 23 1950 को या फिर जनवरी 24 1950 को। तो संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर भारतीय संविधान पर कब हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950। और कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। आप लोग एक बार देखकर बताएंगे क्या होगा, आप लोग को क्या लगता है? 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर संविधान सभा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? VT कृष्णाचारी, HC मुखर्जी, VN राव या फिर KM मुंशी? तो इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। कृष्णाचारी राजस्थान से, HC मुखर्जी पश्चिम बंगाल से तथा KM मुंशी महाराष्ट्र विधानमंडल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 10, 12, 13 या फिर 15? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनमें विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 103, संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? BN राव। संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता यानी संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुछ प्रमुख समितियों के गठन किए और ये प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कुछ इस प्रकार हैं। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रियासत समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104, संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो अभी हमने इस पर चर्चा की कि विधिक सलाहकार कौन थे? VN राव। क्वेश्चन नंबर 105, संविधान निर्माती सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो विधिक आय, कानूनी आय कौन है? BN राव। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी? तो संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अधिकांश विद्वान भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। BN राव को इस पदवी से विभूषित करते हैं, जबकि कुछ विद्वान BN राव को इस पदवी से विभूषित करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा मान्य हैं। क्वेश्चन नंबर 107, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 9, 5, 7 या फिर 11? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संवैधानिक सलाहकार BN राव के निर्देशन में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया और इस समिति के सदस्य थे बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ए के स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र। इनके स्थान पर बाद में माधव राव सदस्य बने, डी पी खेतान और इनकी मृत्यु पर टी कृष्णाचारी सदस्य बने। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। क्वेश्चन नंबर 108, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? संघीय समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 109, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने चर्चा की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 110, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता या फिर भ्रातृत्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लचीलापन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में लचीलेपन को त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं रखा था। डॉक्टर अम्बेडकर की त्रिमूर्ति में शामिल है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। क्वेश्चन नंबर 111, कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। और कारण दिया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर कूट आपके सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। कारण क्या दिया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक विस्तृत संविधान की रचना की। तो ये गलत है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को पारित होने के पश्चात इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान ग्रहण किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो 1947 में भारत विभाजन के समय कौन वायसराय थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता और विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। 8 जून 1947 को इनके द्वारा प्रस्तुत योजना के कार्यान्वयन के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सरदार पटेल। तो किसने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेहरू और पटेल के पश्चात अंततः महात्मा गांधी ने भी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस योजना का अंत तक विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 115, भारत एक गणतंत्र राज्य बना 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध तो उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही प्रवृत्त हो गए और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए, जिसे संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है तथा इसी तिथि से भारत एक गणतंत्र राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 116, भारत का संविधान निर्मित हुआ था 2 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो भारत का संविधान निर्मित कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 117, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा। तो ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा।
भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का कूट नाम ऑपरेशन विजय था। क्वेश्चन नंबर 118, राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, दलीय व्यवस्था संबंधी विचारों के लिए, मूल्य विहीन व्यवस्था के लिए या फिर समाजवादी अवधारणा के लिए। तो राम मनोहर लोहिया किसके लिए जाने जाते हैं? समाजवादी अवधारणा के लिए। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी विचारक थे। वे समाजवादी भी इसी अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हॉबी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एवं सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 119, यह किसने कहा था कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की। इस प्रतिबद्धता का अर्थ उस वक्त सरकार प्रतिबद्धता थी। उनकी इस अवधारणा का बहुत विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 119, यह किसने कहा था कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की। इस प्रतिबद्धता का अर्थ उस वक्त सरकारी प्रतिबद्धता थी। उनकी इस अवधारणा का बहुत विरोध हुआ था। तो आज हमने इसको पूरा क्वेश्चन 119 तक पूरा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपके लिए ये सेशंस हेल्पफुल रहेंगे आने वाले सभी एग्जाम्स में। तो आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।